हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं ISLM मॉडल के बारे में। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। देखिए, इसमें IS का मतलब क्या होता है वो समझिए, फिर LM का मतलब क्या होता है वो समझिए। ठीक है, IS का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और सेविंग, ये दोनों के इक्वालिटी से जिस पॉइंट का डेरिवेशन होता है, ठीक है, वो होता है IS कर्व। ठीक है, वहीं अगर LM कर्व की बात करें तो L का मतलब होता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जिसका मतलब होता है डिमांड फॉर मनी, है ना। और M का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मनी विच मीन सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, तो वैसा कर्व विच इज derived फ्रॉम द इक्वालिटी ऑफ MD इक्वल्स MS, दैट इज डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, इज कॉल्ड LM कर्व। ठीक है, तो ध्यान रखना है, IS कर्व मीन्स इक्वालिटी ऑफ IS इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें LM कर्व का तो LM कर्व क्या है, ये है इक्वालिटी बिटवीन IS डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे IS कर्व के बारे में। ठीक है, और IS कर्व को डिस्कस करने के बाद वी विल डिस्कस अबाउट LM कर्व, है ना। तो अगर IS कर्व की बात करें, ठीक है, तो हमें पता है इनकम का डिटर्मिनेशन उस पॉइंट पे होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल से एग्रीगेट सप्लाई होता है। ठीक है, जहाँ एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है C+I, दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है C+S, मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर हम लोग इसको C और C कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, I=S, मतलब IS कर्व कैसे डिराइव होता है, इन्वेस्टमेंट इक्वल सेविंग के द्वारा। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग डायग्राम से दिखाएं तो डायग्राम में क्या देखेंगे, मान लीजिए एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने ले लिया इनकम को। ठीक है, किसको ले लिया, इनकम को, राइट। और वाई एक्सिस पर हम लोगों ने ले लिया, मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड को। ठीक है, जैसा कि पता होगा एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनकम कौन सा एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो वाई एक्सिस पे है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री के एंगल से बनता है, जिसको हम लोग इनकम लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें एग्रीगेट डिमांड का, तो मान लीजिए ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है। क्या है, ये हमारा है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, क्या है एग्रीगेट डिमांड, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, ये है AD। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, तो आपको पता होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ के हमारा क्या हो गया, AD1 हो गया। ठीक है, जो किसको दिखाता है, C+I1 को। ठीक है, I1 का मतलब हो गया जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा ना तो इन्वेस्टमेंट हमारा जो बढ़ा, जो मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट आया, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे I1 से। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखें तो इनिशियल पॉइंट पर इक्विलिब्रियम जो था वो कहाँ था, AD=AS पे, मतलब इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, एक ही चीज़ है। मैंने कहा एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बोलिए, उसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। ठीक है, तो अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो E पॉइंट पे इनकम का डिटर्मिनेशन Y हुआ, और E1 पॉइंट पे इनकम का डिटर्मिनेशन जो हुआ वो क्या हो गया, Y1 हो गया। ठीक है, क्लियर। और ये कब हुआ, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तब। ठीक है, इसी को हम लोग नीचे लोअर पैनल पे हम लोग दिखा सकते हैं, है ना, जिसमें वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिखेंगे, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक्स एक्सिस पे हम लोग लिखेंगे इनकम को। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, दो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है ना। शुरुआत में R रेट ऑफ इंटरेस्ट था इनिशियली। ठीक है, तो ई इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ, वहां पे इनकम का डिटर्मिनेशन कितना हुआ, Y हुआ। ठीक है, तो R रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जिस समय इन्वेस्टमेंट क्या था, I था, वहां पर इनकम का डिटर्मिनेशन हुआ कितना, OY। ठीक है, OY, राइट। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, R1 हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो हमारा नया एग्रीगेट डिमांड इन्वेस्टमेंट I1 हो गया,
तो वहाँ पे इनकम क्या हो रहा है, y1 हो रहा है। इनकम क्या हो रहा है, y1 हो रहा है। मतलब R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका इनकम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, y1 हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा नया पॉइंट बना। अगर इन दोनों पॉइंट को मिला दें तो IS कर्व जो हमारा बना वह कैसा बना, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना। ठीक है, और ये जो IS कर्व होता है वो क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है किसके बीच में, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम के बीच में। ठीक है, देखिए IS कर्व है ना कि R रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो Y इनकम डिटरमाइन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो Y1 इनकम हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन दिखाता है IS कर्व किसके बीच में, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम के बीच में। ठीक है, चलिए तो ये था IS कर्व का डेरिवेशन, राइट। अब अगर आगे बढ़े है ना तो हम लोग समझेंगे स्लोप कैसा बनेगा, किसका, स्लोप ऑफ IS कर्व, है ना, स्लोप ऑफ IS कर्व, राइट। देखिए स्लोप दो प्रकार का हो सकता है, क्या हो सकता है, या तो IS कर्व फ्लैटर बनेगा या तो IS कर्व कैसा बनेगा, स्टीपर बनेगा। ठीक है, तो फ्लैटर का मतलब क्या है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R रहा और इनकम Y डिटरमाइन हुआ, अगर थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा और इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा फॉल किया और इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ऐसे कर्व में IS कर्व कैसा बनेगा, फ्लैटर बनेगा। और ये कब बनेगा, जब जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट I इज इंटरेस्ट इलास्टिक। क्या होता है ये, इंटरेस्ट इलास्टिक होता है। मतलब अगर थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा, R से R1 हुआ तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और बहुत ज़्यादा जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है ना तो सिंपल सी बात है ना, इनकम भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ना। तो इसीलिए अगर थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो, दैट इज इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो वैसे केस में क्या बनेगा, IS कर्व फ्लैटर बनेगा। ठीक है, वहीं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R रहे, है ना, और वहाँ पे इनकम Y डिटरमाइन हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने से इनकम थोड़ा सा बढ़े, देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा घट रहा है और इनकम थोड़ा सा बढ़ रहा है, Y से Y1 जा रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन हो तो क्या होगा, IS कर्व स्टीपर बन जाएगा, है ना। और ऐसा कब होता है, व्हेन इन्वेस्टमेंट जो होता है इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक। क्या होता है, इंटरेस्ट इन इलास्टिक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करता है तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ा, और जब इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है इनकम भी थोड़ा ही बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्या बन जाएगा, IS कर्व स्टीपर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इलास्टिक हो तो IS कर्व फ्लैटर होगा, अगर इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इन इलास्टिक हो तो IS कर्व का स्लोप कैसा होगा, स्टीपर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो ये था हमारा IS कर्व, राइट। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो अब हमारे पास है LM कर्व। ठीक है, क्या है, LM कर्व। LM कर्व का मतलब क्या होता है, L का मतलब होता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जो डिमांड फॉर मनी को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, डिमांड फॉर मनी को। M फॉर होता है क्वांटिटी ऑफ मनी, जो रिप्रेजेंट करता है मनी सप्लाई को। ठीक है, मतलब डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी जहां इक्वल होगा, उन पॉइंट्स को मिला करके हम लोग LM कर्व को डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। देखिए हमारे पास दो पैनल है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में है पैनल, है ना, जिसमें एक्स एक्सिस में शुरुआत में हम लोग ले लेते हैं, इसमें देखिए क्वांटिटी ऑफ मनी को क्या लेते हैं, इसमें फर्स्ट पैनल में क्वांटिटी ऑफ मनी को। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी, राइट। ये यहाँ पर MS मार्केट सप्लाई ऑफ मनी जो होता है वो कैसा होता है, वर्टिकल होता है। इसका मतलब है ये अज्यूम किया गया है कि मनी सप्लाई विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट पैनल की अगर बात करें, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ मनी हुआ और वाई एक्सिस पे क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए हमारा इनकम Y था। ठीक है, Y इनकम पे डिमांड फॉर मनी L1 था, दोनों जहां इक्वेट किया वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट R का डिटर्मिनेशन हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए इनकम हमारा बढ़ गया, Y से Y1 हो गया, तो सिंपल सी बात है इनकम बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी भी हम लोग बढ़ा देंगे। क्या हो जाएगा, L से
L1 से क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे इंटरेस्ट हमारा R1 हो गया, ठीक है। इसी चीज़ को अगर हम लोग राइट साइड के पैनल में दिखाएं तो इसमें क्या किए, वाई एक्सिस पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले लिए हैं और एक्स एक्सिस पर जो हम लोग हैं, ठीक है, वो इनकम को ले लिए, क्या ले लिए, इनकम को ले लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारा मान लीजिए हमारा इनकम कितना था, यहाँ पे वाई था ना, तो वाई हमारा ये हो गया। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से R1 हो गया तो इनकम लेवल बढ़ गया ना, वाई से कितना बढ़ के हो गया, Y1 हो गया, ठीक है। तो जब इन दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिला देते हैं तो वो क्या बनेगा, अपर स्लोपिंग कर्व बनेगा, जो कि हमारा होगा LM कर्व, ठीक है। चलिए, तो ये था मतलब LM कर्व को कैसे डिराइव करते हैं, डिमांड फॉर मनी मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस और सप्लाई ऑफ मनी MS, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि जब भी हम लोग IS कर्व की बात करते हैं तो IS कर्व हमें बताता है गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में, किसके बारे में बताता है, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। वहीं LM कर्व की बात करें तो ये बताता है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्या बताता है, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में बतलाता है, ठीक है। तो ये था IS कर्व और LM कर्व का डेरिवेशन, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही समझे हैं IS कर्व और LM कर्व का डेरिवेशन कैसे होता है, ठीक है। आगे की वीडियो में बतलाया जाएगा कि गुड्स मार्केट मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे आता है, ठीक है। IS कर्व में शिफ्टिंग कब आएगा, LM कर्व में शिफ्टिंग कब आएगा, साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इफेक्ट होता है, फिर फिजिकल पॉलिसी का क्या इफेक्ट होता है IS-LM कर्व पे, है ना। इसके अलावा हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे IS कर्व LM कर्व्स के रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस अभी आएंगे, है ना। आज के लिए यहाँ तक हमको मुझे बताना था IS-LM कर्व का डेरिवेशन, जो मैंने आप लोगों को बतला दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।